चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो ब्लॉक था उसमें पिछली बार हमने लगाया था कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ था, तो हम फ्रिक्शन फोर्स देखें कि कोई जब कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन पे होती है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी 0. Now we increase the value of F external and see what is the nature of the friction force and what is the value of the friction force. Now we consider that suppose that it is a rough surface. इस रफ सरफेस में एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे एक F एक्सटर्नल लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F एक्सटर्नल, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब टाइम के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे हम लोग। तब हमको देखना है, देखते हैं कि कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कितने अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इसको समझने के लिए मैं पहले एक टेबल ड्रा करता हूँ, फिर हम लोग उसके बारे में समझते हैं। F एक्सटर्नल, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू, इफेक्ट ऑफ F एक्सटर्नल ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक। तीसरे कॉलम में नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, F एक्सटर्नल को 0 रखता हूँ। मान लीजिए मैं F एक्सटर्नल को अभी 0 न्यूटन रखा हूँ। जब मैं F एक्सटर्नल मतलब कि F एक्सटर्नल की वैल्यू 0 न्यूटन रखा और बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे, मतलब ये बॉडी है m मास का और ये रेस्ट कंडीशन पे है। रेस्ट कंडीशन होने का मतलब क्या हुआ कि इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कहते हैं वेट लग रहा होगा, वो दोनों बैलेंस्ड होंगे क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हमने एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रखा है वो भी 0 न्यूटन लग रखा है और बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। इसका मतलब बॉडी की कंडीशन क्या है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक क्या है, रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, 0। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि ना तो क्या कहते हैं हियर देयर इज नो रिलेटिव मोशन और नाइदर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, दैट्स वाई वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0। नाउ वी इंक्रीज द वैल्यू एंड पुट द वैल्यू F एक्सटर्नल इक्वल टू 1 न्यूटन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और हमने 1 न्यूटन की वैल्यू रखा है। मान लीजिए चलिए अब मैंने एक F एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहा है 1 न्यूटन रखा, 1 न्यूटन रखा। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस ब्लॉक का FBD ड्रा कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ड्रा कर रहा हूँ। ये अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, इस डायरेक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन में F एक्सटर्नल लगा रहा हूँ, जिसका अमाउंट मैंने अभी लिया है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। जब मैं 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स क्या कहते हैं बॉडी पे ब्लॉक पे लगा रहा हूँ राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ सेकंड मोशन, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी ही डायरेक्शन में रिलेटिव डायरेक्शन होना चाहिए किसका, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन होना चाहिए था, रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन।
ओके। बट जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद हमने देखा कि बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में क्या इफेक्ट आ रहा है। मैं देखा बॉडी, हम लोग ऑब्जर्व किए कि अभी भी एक्सटर्नल फोर्स के 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बावजूद भी बॉडी रेस्ट कंडीशन पे, बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। रेस्ट कंडीशन में होने के कारण क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट है, ये इफेक्ट है इस एक्सटर्नल फोर्स का बॉडी के मोशन पे कि इस डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए था, वो इफेक्ट जनरेट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस इफेक्ट को कोई ना कोई काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ सेकंड मोशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जरूर लगना चाहिए जो कि इस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट को क्या कहते हैं, कैंसिल आउट कर दे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जरूर लग रहा है जो कि इस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स को कंप्लीटली क्या कर ले रहा है, बैलेंस कर रहा है। अच्छा, वो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ कि जो रिलेटिव मोशन होना चाहिए था उस रिलेटिव मोशन को क्या कर दे रहा है, उस अपोज कर रहा है, उस रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दे रहा है या अपोज कर रहा है। इसका मतलब वो फोर्स क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। वो फोर्स क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। वो फ्रिक्शन फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, रफ सरफेस। रफ सरफेस वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कराएगा। उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जस्ट अपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अमाउंट कितना होगा, जस्ट इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे। अच्छा, वेन एवर वी अप्लाइड external force on a body and the body is still in rest, then the force of friction is applied is known as static friction force, and the body is still in rest, then the applied friction force is known as static friction force। मतलब अगर मान लीजिए हमने बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया और उसकी वैल्यू 0 न्यूटन को छोड़ के मतलब एफ एक्सटर्नल जो आपने लगाया है वो 0 न्यूटन नहीं है, उससे क्या है, ज़्यादा है। मान लीजिए वो 1 न्यूटन है, फिर भी बॉडी किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उस फ्रिक्शन फोर्स जिसके कारण ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहे, ये फ्रिक्शन फोर्स ही इस बॉडी को रेस्ट कंडीशन में रखा होगा। क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको कंप्लीटली क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है, उसको कंप्लीटली बैलेंस्ड कर रहा है ना। जिसके कारण क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो इफेक्ट आ रहा है उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए ये इस फ्रिक्शन के कारण, इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। इसलिए इस फ्रिक्शन को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कैसा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मतलब वेन एवर वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी एंड द बॉडी इज स्टिल इन रेस्ट कंडीशन, देन द अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स बाई द रफ सरफेस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इस स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं डिनोट करूंगा एफएस से। एफएस की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन। क्यों, क्योंकि अगर 1 न्यूटन नहीं होगा ना, अगर मतलब कम होगा तो क्या होगा, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। जबकि बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे। बॉडी किस कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन पे। अगर मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन से ज़्यादा हो गई, तब क्या होगा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स वैल्यू 1 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए, अगर ये वाला 1 न्यूटन ना होकर अगर 2 न्यूटन होता, सपोज अगर 2 न्यूटन होता, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। इधर साइड क्या लग रहा था, 2 न्यूटन। तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स हो जाता है, नहीं हो जाता है। और ये बॉडी किस डायरेक्शन मोशन करने लगती, जिस डायरेक्शन में क्या कहते हैं, नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो बॉडी रेस्ट कंडीशन होती नहीं, बॉडी रेस्ट कंडीशन में नहीं होती। तो हमने देखा कि जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, बॉडी तब भी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स किस नेचर का होगा, स्टैटिक नेचर का होगा। इसलिए उस फ्रिक्शन फोर्स को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 न्यूटन। चलिए अब और हम बढ़ाते हैं फोर्स की वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड जो किया गया है उसकी वैल्यू हम लोग कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। मैंने वैल्यू बढ़ा के 4 न्यूटन कर दी, 4 न्यूटन कर दिया। अब मैंने एक्सटर्नल क्या लगा दिया, 4 न्यूटन कर दिया। जब एक्सटर्नल फोर्स में 4 न्यूटन कर दिया तब भी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि बॉडी अभी भी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे। बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन में, मतलब अभी भी एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन, एब्सेंस ऑफ रिलेटिव मोशन है और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, एब्सेंस ऑफ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो मतलब जो फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसको कोई ना कोई काउंटर बैलेंस कंप्लीटली कर रहा होगा। किस लॉ के अनुसार, न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ। तो एफ जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किस नेचर का लगेगा, स्टैटिक लगेगा। और किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। कितने अमाउंट लगेगा, जितने अमाउंट का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा उतने ही अमाउंट का, एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तभी तो बॉडी रेस्ट कंडीशन पे होगी। मतलब 4 न्यूटन में भी बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। और जो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 4 न्यूटन होगा। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कहते हैं। देखिए, एक्सटर्नल फोर्स तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लगाया जाता है, पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कौन लगा रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स रफ सरफेस अपने आप लगा रही है, रफ सरफेस अपने आप लगा रही है, कोई और तो लगा नहीं रहा है। रफ सरफेस ही तो प्रोवाइड करा रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे। तभी तो क्या कहते हैं, ब्लॉक क्या कहते हैं, मोशन नहीं कर रहा है, अदरवाइज ब्लॉक मोशन कर जाता है ना। तो यहाँ समझ में आया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, चलिए यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का नेचर देख लेते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या है। यहाँ समझ में आया पहला पॉइंट कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सेल्फ एक्टिवेट होता है, सेल्फ एक्टिवेट फोर्स होता है, जो कि प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइडेड बाय द रफ सरफेस। ओके, ठीक है। चलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू और बढ़ा रहा हूँ। चलिए मैं बढ़ाता हूँ और इसको मैं रखता हूँ 8 न्यूटन। मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 8 न्यूटन और मैंने बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया और देखा बॉडी के मोशन अभी भी किस कंडीशन पे है, बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है। और जिस समय बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है वो फ्रिक्शन क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली किसकी इक्वल होगा, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू फिर कितने न्यूटन बराबर हो जाएगी, 8 न्यूटन के बराबर। मतलब 8 न्यूटन कारण ये जब एक्सटर्नल फोर्स लगाए, इफेक्ट क्या आया, क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक में बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन पे है। इसका मतलब है कि जो एफ एस स्टैटिक लग रहा होगा वो कितना लग रहा है, 8 न्यूटन हो रहा है। मैंने अब फोर्स की वैल्यू और बढ़ाया, मैं बढ़ा रहा हूँ और वैल्यू बढ़ाया। मान लिया मैंने कर दिया 14 न्यूटन कर दिया, एफ एक्सटर्नल मैंने अप्लाई कर दिया 14 न्यूटन कर दिया। अब मैं इफेक्ट देख रहा हूँ इस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स का बॉडी के मोशन पे क्या इफेक्ट है। मैंने देखा कि बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन पे है। बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे। मतलब अभी भी बॉडी ना तो रिलेटिव मोशन में है, ना ही उसमें टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है। बॉडी कंप्लीटली किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। इसका मतलब क्या है, इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो किस नेचर का होगा, स्टैटिक नेचर का होगा। इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, किस डायरेक्शन में, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे। किस लॉ के अनुसार, न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन के अनुसार। ओके, तो मतलब एफ स्टैटिक अब कितनी वैल्यू हो जाएगी इसका, 14 न्यूटन। मतलब मैंने 14 न्यूटन लगाया, बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन पे है। एफ एस कितना हो जाएगा, 14 न्यूटन। यहाँ से आप लोग ध्यान देखिए
कि जब क्या कहते हैं बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में व्हेन वी, अगर हम लोग किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी तब भी क्या कहते हैं रेस्ट कंडीशन पे है, उस समय क्या कहते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब तक बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी तब तक उसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन हम क्या लगा रहे हैं, हम तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम तो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप आता है। कौन लगाता है? रफ सरफेस लगाती है। किस पे लगाती है? ब्लॉक पे लगाती है, बॉडी पे लगाती है। किस डायरेक्शन में लगाती है? जिस डायरेक्शन में लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लगाते हैं। कितने अमाउंट लगाती हैं? एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट का जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो उसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टेबल होती है। तो मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किस नेचर का होता है? सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर होता है। सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर होता है। सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि सेल्फ एक्टिवेट फोर्स होता है जो कि प्रोवाइड करता है रफ सरफेस, है ना, ऑन द ब्लॉक पे। दूसरा पॉइंट याद रखना है सेल्फ एडजस्टेबल नेचर होता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मैंने 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स बराबर कर लिया। मैंने 4 न्यूटन लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू तुरंत 4 न्यूटन कर लिया, क्योंकि बॉडी किस कंडीशन में रखना है? रेस्ट कंडीशन पे है। जैसे ही मैंने क्या कहते हैं 8 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू तुरंत 8 न्यूटन के बराबर कर लिया। मैंने 14 न्यूटन रखा, बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन में, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू कितने के बराबर कर लिया? 14 न्यूटन के बराबर कर लिया। इसका मतलब क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किस नेचर का होता है? सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर होता है। ठीक है, चलिए मैं और वैल्यू बढ़ाता हूँ एक्सटर्नल फोर्स की, और हम लोग देखें इफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए मैंने क्या कहते हैं 14.99 न्यूटन लगाया, 14.99 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया। चलिए 14.99 न्यूटन का मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब मैं 14.99 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अभी भी देखिए बॉडी किस कंडीशन पे है। मैंने देखा, ऑब्जर्व किया इफेक्ट, इस फोर्स का इफेक्ट का ऑब्जर्व किया कि स्टेट ऑफ मोशन पे क्या इफेक्ट आया। बॉडी अभी भी किस कंडीशन पे है? रेस्ट कंडीशन पे है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? 14.99 न्यूटन। चलिए अभी बॉडी किस कंडीशन पे है? रेस्ट कंडीशन पे है, और Fs लग रहा है, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? 14.99 न्यूटन हो गया। मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और इंक्रीज कर रहा हूँ। फाइनली मैं इसको एक वैल्यू दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया 15 न्यूटन। कितने अमाउंट लगा दिया? 15 न्यूटन का लगा दिया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ये ब्लॉक था, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ ब्लॉक का फिर से। ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है, सिंस क्या कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसे नॉर्मल रिएक्शन वेट के बैलेंस कर लेगा कम्प्लीटली। चलिए मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। $15 न्यूटन का लगा रहा हूँ। जैसे मैंने 15 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मैंने देखा, मैंने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने ऑब्जर्व किया ये मान ली रफ सरफेस पर रखा हुआ था, ये मान ली रफ सरफेस है, रफ सरफेस से रखा हुआ है ना। मैंने जैसे एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन या, तो मैंने देखा इसका स्टेट ऑफ मोशन में देखा, ये इस फोर्स का इफेक्ट देखा। किस पे इफेक्ट देखा? ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक पे। और मैंने ऑब्जर्व किया कि ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है। मतलब ये किस कंडीशन पे है? ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। पहले आप समझिए ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब क्या हुआ। ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब क्या हुआ? देखिए
15 न्यूटन जब मैंने फोर्स लगाया, बॉडी 15 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, जो ये ब्लॉक है ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने 15 न्यूटन से हल्का भी फोर्स कम किया, मतलब एफ एक्सटर्नल मैंने जैसे ही 15 न्यूटन से कम किया, मैंने देखा ये बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे। ये देखिए 15 न्यूटन से जितना भी फोर्स मैंने कम कर रखा है, बॉडी किस कंडीशन पे है, कंप्लीटली रेस्ट कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे। पर जैसे ही मैंने 15 न्यूटन किया, ये बॉडी इसमें टेंडेंसी हो गई, मतलब कि अगर हल्का भी 15 न्यूटन से मैंने अमाउंट बढ़ाया फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन से हल्का भी मैंने, देखिए इसमें क्या था, एफ एक्सटर्नल अगर 15 न्यूटन था तो क्या था, बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन पे है, ठीक है। अब एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 15 न्यूटन पे है, तब क्या हो रहा है, अभी बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, पर इसमें ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे है, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब क्या हुआ, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन से हल्का भी बढ़ा दिया, जैसे मान लीजिए एफ एक्सटर्नल आपने कर दिया सपोज दैट 15.0001 न्यूटन भी कर दिया, तो बॉडी क्या करने लगेगी, स्लाइड करना शुरू कर देगी। मतलब 15 न्यूटन जो आपने ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब क्या है कि 15 न्यूटन मैक्सिमम इस अमाउंट तक, इस अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स तक के लिए ये बॉडी किस कंडीशन पे रहेगी, रेस्ट कंडीशन पे रहेगी। जैसे ही आपने 15 न्यूटन से हल्का भी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया, तो ये बॉडी क्या करने लगेगी, मोशन करना शुरू कर देगी, मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाएगा। जब ये रिलेटिव मोशन होने लगेगा तो क्या बॉडी रेस्ट कंडीशन पर रह पाएगी, बॉडी रेस्ट कंडीशन पर नहीं रह पाएगी। उस समय बॉडी के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा, और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ना होकर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। इसलिए इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पे ये बॉडी किस कंडीशन पे है, स्लाइडिंग, वो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे है। इसका मतलब ये है ये बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, तो बट अगर 15 न्यूटन से हल्का भी अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, 15 न्यूटन से ज़्यादा हल्के भी अमाउंट का क्या कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो ये बॉडी कंप्लीटली किस कंडीशन में चली जाएगी, रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाएगा, या मोशन कंडीशन मूव करना शुरू कर देगी। और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगे स्टैटिक नेचर का ना होकर काइनेटिक नेचर का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है। चलिए मैं अभी प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, पहले अभी यहाँ समझते हैं कि ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग का कंडीशन पे क्या होगा। तो उस समय जो स्टर्न यहाँ पे जब मैंने ये 15 न्यूटन लगाया, उस समय भी बॉडी किस कंडीशन पे है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, विच मीन्स ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। अगर इससे हल्का भी अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आपने बढ़ा दिया, मतलब 15 न्यूटन से थोड़ा भी अमाउंट का एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा दिया, तो बॉडी किस कंडीशन पहुंच जाएगी, मूवेबल कंडीशन पे, या रिलेटिव मोशन अगर करने लगेगा। उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ना होकर काइनेटिक नेचर का हो जाएगा। तो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, कैसा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। और उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उस समय उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये यहाँ पे जब ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो स्टैटिक लग रहा होगा और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी। तो एफ एक्स मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, 15 न्यूटन। मतलब इस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू, उसके मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू है 15 न्यूटन। और तीसरा पॉइंट ये हमको याद रखना है कि जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डिपेंड प्रॉपर्टीज ऑफ द, ये प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर ऑफ सरफेस, प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर ऑफ सरफेस। ये पॉइंट क्या होता है ये समझिए, क्यों ये 15 न्यूटन ही मैक्सिमम लगा सकता है, वो यहाँ से समझ में आएगा। देखिए मैंने ये बोला कि जब एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन किया तो बॉडी किस कंडीशन पे है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन। अभी बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, बट ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन, मतलब अगर हल्का भी हमने एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन से ज़्यादा बढ़ा दिया, एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन से ज़्यादा बढ़ा दिया, तो बॉडी किस कंडीशन पहुंच जाएगी, मूविंग कंडीशन पहुंच जाएगी, मतलब रिलेटिव मोशन करना शुरू कर देगा। तब बॉडी किस कंडीशन पे नहीं रहेगी, रेस्ट कंडीशन पे नहीं रहेगी। मतलब उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं।
एफ एस मैक्स। अच्छा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ये नेचर पर डिपेंड, सरफेस ऑफ नेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इतना मैक्सिमम अमाउंट का स्टैटिक फ्रिक्शन कौन लगा सकता है? रफ सरफेस लगाता है। किस पे लगाएगा? बॉडी पे। इससे ज़्यादा अमाउंट का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा सकता है। इसलिए इस स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस समझो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और वो किसके बराबर होगी? 15 न्यूटन के बराबर होगी, 15 न्यूटन के बराबर होगी। तो यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। तो देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ये 1 न्यूटन से 1 न्यूटन से 15 न्यूटन के बीच में देखिए, 0 न्यूटन से 15 न्यूटन के बीच में देखिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए जो एफ एक्सटर्नल लग रहा है, एफ एक्सटर्नल लग रहा है सब, चलिए मैं इधर दिखाता हूँ। एफ एक्सटर्नल जो लग रहा है, जो एफ एक्सटर्नल लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ध्यान देखिए, 0 न्यूटन 0 लग रहा है, 1 न्यूटन मतलब एक्सटर्नल फोर्स आपने 1 न्यूटन लगाया तो 1 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। 4 न्यूटन है तो 4 न्यूटन हो गया। 8 न्यूटन है, 8 न्यूटन हो गया। 40 न्यूटन है तो 40 न्यूटन, 14.99 है तो 14.99 है। 15 न्यूटन है तो 15 न्यूटन है। देखिए, इसलिए मैंने इस कंडीशन को लिखा है। ओके, तो देखिए यहाँ से समझ में आया कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में कहाँ तक होगी, बॉडी कब तक रेस्ट कंडीशन में होगी। तो बॉडी विल नॉट स्लाइड, बॉडी विल नॉट स्लाइड until the static friction force, until the static friction force not reach to the its not reach to the its maximum या लिमिटिंग वैल्यू। जो इसको मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन, या क्या बोलेंगे? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, या उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ध्यान देखिए, यहाँ जब तक बॉडी रेस्ट कंडीशन में, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे, जैसे जैसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी अपने आप को बढ़ा रहा था। मतलब सेल्फ एडजस्टेबल नेचर के कारण स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी अपने वैल्यू बढ़ा रहा था। और ये बढ़ा कहाँ, ये मैक्सिमम कहाँ तक गया? जब इसकी वैल्यू एफ एस मैक्स हो गया, मतलब लिमिटिंग वैल्यू हो गई या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया, उस समय बॉडी किस कंडीशन पे है? ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। मतलब अगर हल्का भी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू और बढ़ा दिया, और बढ़ा देंगे, जिस कंडीशन पे ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे है, तो बॉडी की जो क्या कहते हैं रेस्ट कंडीशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और बॉडी किस कंडीशन पे हो जाएगा? मोशन कंडीशन में पहुँच जाएगी। ओके, तो लॉज ऑफ, ठीक है, तो इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इस समय जो वैल्यू होगी एफ एक्सटर्नल, वो एफ एस मैक्स के बराबर होगा, और ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे। ये पॉइंट याद रखना हमको, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन के लिए। ओके, ठीक है। जैसे ही मैंने 15 न्यूटन से एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाया, 15 न्यूटन से मान लिया मैंने 15.0001 न्यूटन कर दिया, बॉडी किस कंडीशन में हो गया? रिलेटिव मोशन होना शुरू कर दिया, या मोशन उसमें आ गया, रिलेटिव मोशन होना शुरू कर दिया। उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये यहाँ तक का मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, उसका हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं
किस नेचर का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किस नेचर का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कितने अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब कि ग्राफ बना के ड्रा करते हैं और देखते हैं, ग्राफ ड्रा करके इसको वैल्यू के एनालिसिस करते हैं, इसका ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो अभी हमने अब तक पढ़े थे उसका क्या कहते हैं प्रैक्टिकल व्यू देखते हैं। देखिए हमने क्या देखा था कि जब बॉडी रेस्ट कंडीशन पे थी, अब हम एक एक चीज़ जो भी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो चीज़ हम लोग क्या कहते हैं इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हमने देखो पहले मैंने बताया था कि जब बॉडी रेस्ट कंडीशन पे, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन पे और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, तो बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में, तो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इसका वेट लग रहा है इस बॉडी पे, एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, 0 अमाउंट लग रहा होगा। ये फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था। सेकंड केस में हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाते गए, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमने क्या किया, बढ़ाते गए, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाते गए। ये एक्सटर्नल फोर्स है। मान लीजिए चलिए अभी हम लोग क्या कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का। देखिए 1 न्यूटन जब हमने फोर्स लगाया, बॉडी अभी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन में, बॉडी अभी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है, बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन में। इसका मतलब क्या है, ना तो ये राइटवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रहा है, ना लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मोशन, ना अपवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रहा है, ना डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रहा है ना। तो बॉडी कंप्लीटली रेस्ट कंडीशन पे है। इसका मतलब है कि जब अपवर्ड डायरेक्शन मोशन नहीं कर रहा है तो मतलब कि अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्स बैलेंस हो गए। अब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी को ये मूव कर देना चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी को मूव कर देना चाहिए था, क्योंकि बॉडी अभी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे। इसका मतलब है ये जो हमारा हैंड है, मतलब जो रफ सरफेस है, इस ब्लॉक पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स जरूर लगा रहा होगा, जो कि इस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट को क्या कर दे रहा होगा, काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। मतलब ऐसे देखिए, जैसे हमारे सपोज दैट मैं ये ब्लू मार्कर है, ये ब्लू मार्कर ये क्या कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, तो ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो ये जो रेड मार्कर है ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो लगाया गया रफ सरफेस द्वारा इक्वल अमाउंट को, बस देखिए ये राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे। मैं और वैल्यू बढ़ाता हूँ, कितना अमाउंट लगा दिया मैंने, 4 न्यूटन लगाया। अभी बॉडी किस कंडीशन पे है, अभी बॉडी किस कंडीशन, रेस्ट कंडीशन पे है, बॉडी रेस्ट कंडीशन। इतना इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी भी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक नेचर का है, वो रफ सरफेस लगा रही है, किस पे लगा रही है, ब्लॉक पे लगा रही है, किस डायरेक्शन में लगा रही है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो देखिए इस डायरेक्शन में क्या कहते हैं आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड था, तो ये इस डायरेक्शन में क्या कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई या डायरेक्शन हो गया, है ना। अब मैंने क्या किया, 8 न्यूटन लगाया। 8 न्यूटन लगाने के बाद भी देखा मैंने क्या कहते हैं बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे है। इसका मतलब है कि वही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया है, डायरेक्शन तो वही है। ओके, अब मैंने क्या किया, देखिए जब मैंने 15 न्यूटन लगाया तो बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब देखिए 15 न्यूटन लगाया तो बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब कि अगर हल्का भी फोर्स मैंने बढ़ा दिया 15 से 15.01 न्यूटन किया तो बॉडी क्या करने लगेगी, स्लाइड करने लगेगी। तो बॉडी में क्या ये रेस्ट कंडीशन रहेगा, नहीं, बॉडी किस कंडीशन पे हो जाएगा, मोशन कंडीशन पे हो जाएगा। और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ना होकर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ओके, उस समय तो मतलब कि जब 15 न्यूटन लगाया तो उस समय बॉडी किस कंडीशन पे, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब इससे हल्का भी ज़्यादा अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे तो बॉडी क्या करने लगेगी, स्लाइड करने लगेगी। उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। किस डायरेक्शन में होगी, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ये एफ मैक्स की डायरेक्शन हो गया। उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स होगा उसके बराबर हो जाएगी। और जैसे ही मैंने 15 न्यूटन से बढ़ा दिया वैल्यू 16 न्यूटन या 17 न्यूटन कर दिया, बॉडी क्या करने लगी, मोशन कंडीशन करने लगी। और जब मोशन कंडीशन पे आ गया उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, कैसा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका, ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच था। आइए मैं इसको ग्राफिकली में रिप्रेजेंट करता हूँ। ग्राफ से कभी कभी क्वेश्चन आता है, वो मैं एक ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ टाइम है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे देखिए जैसे जैसे बढ़ा रहे थे वैल्यू, देखिए ये क्या था,
यहाँ पे जब एफ एक्सटर्नल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर था, उस समय बॉडी किस कंडीशन में थी? रेस्ट कंडीशन में थी। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई थी? मैक्सिमम एफ एस मैक्स। और यहाँ से जैसे ही एफ एस मैक्स प्राप्त किया था, उस समय बॉडी किस कंडीशन पहुँच गई थी? काइनेटिक कंडीशन पहुँची, मतलब कि मोशन में, ये बॉडी का मोशन कंडीशन में थी ना, यहाँ बॉडी में मोशन आ गया था या रिलेटिव मोशन आ गया था। उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो कैसे लग रहा था? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था। यहाँ तक कैसा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और इधर साइड कैसे फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओके, ये एफ एस, इसे बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है ना। देखिए, एक यहाँ से सीधे समझ में आ रहा है कि जो एफ काइनेटिक होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा एफ एस मैक्स। ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड की बात करें। अभी तक हम नेचर ऑफ फ्रिक्शन पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड। कितने मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन फोर्स, मतलब कि कैसे निकालेंगे एफ एस मैक्स की वैल्यू कितना अमाउंट का लग रहा है, या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितने अमाउंट का लग रहा है। तो ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये था ब्लॉक था, एम मास का ब्लॉक था, ये रफ सरफेस था, ये रफ सरफेस था, एम मास का ब्लॉक था, तीन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इधर वेट लग रहा है, ये एफ एक्सटर्नल लग रहा था। तो अकॉर्डिंग टू ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो देखो, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस देखा गया है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस थ्रू देखा गया है अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन ये देखा गया है कि जो एफ एस मैक्स की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। अगर हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो एफ एस मैक्स तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी म्यू एस इंटू एन, और ये म्यू एस को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी प्रकार हम लोग देखें काइनेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में देखा गया। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से लॉज ऑफ फ्रिक्शन से एफ के की वैल्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नॉर्मल रिएक्शंस की। और हम लोग अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो इसकी वैल्यू कैसे हो जाती है? म्यू के इंटू एन। और यहाँ पे क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, और हम लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, म्यू एस की वैल्यू जनरली क्या होती है? म्यू के की वैल्यू हमेशा कम होती है म्यू एस से। और ये भी याद रखेंगे एफ के की वैल्यू जो होगी हमेशा एफ एस मैक्स से क्या होगी? कम होगी। ये था न्यूमेरिकल वैल्यू, कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू फोर्स की और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है, अगली वीडियो हम लोग सीखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।